चलेंगे। हम लोग बात करेंगे आज करंट अफेयर्स, एक बार फिर से क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन कहने का मतलब क्या है, ध्यान दीजिएगा कि जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक, इस पे हम लोग बात करेंगे। इसको एकदम आराम से आप लोग देख लीजिएगा। एक आप लोग के सामने आप देख रहे होंगे कि हम शॉर्ट्स करंट अफेयर्स में ला रहे हैं और कुछ 8 या 10 मिनट का भी करंट अफेयर्स में कुछ टॉपिक हम आपके सामने रख रहे हैं। तो वैसे टॉपिक को आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, एक बार ज़रूर उसको देख लिया कीजिएगा। आगे आपकी मर्जी। अगर लगता हो कि नहीं केवल पढ़ाई दिखावे की चीज़ है, हा ही वाली जो बातें होती हैं, तो वो चीज़ ना मुझे पसंद है और ना हम उस चीज़ को पसंद करते हैं। तो आज हम लोग फिर से एक बार क्विक रिवीजन में जनवरी 2024 से सितंबर 2024 तक जो मेन इम्पॉर्टेंट जो कुछ प्रश्न हैं उस पर हम लोग बात करेंगे। और जो बीच बीच में जो हम प्रतिदिन जो आपके सामने जो रख रहे हैं 15 सेकेंड का या फिर 8 या 10 मिनट का वीडियो, 20 मिनट मैक्सिमम जाता होगा, 25 मिनट, उसको भी आप लोग देख लेंगे। लेकिन ये भी जो रहेगा लगभग 30 से 40 मिनट का वीडियो है, इसको आप लोग आराम से एक बार देखेंगे और फिर से उसको मार्क करेंगे। चलिए लिखिए। जैसे 2-3 चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे हम मान लीजिए कि हम आर्द्र भूमि की बात करेंगे, वेटलैंड की बात करेंगे। तो वेटलैंड की जब हम बात करेंगे तो एकदम मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। इसको बोलते हैं रामसर क्षेत्र। ईरान में एक जगह है रामसर, मेरी बात को एकदम ध्यान से सुनेंगे। ईरान में एक जगह है, ठीक है, रामसर, और उसी के वहीं उसी शहर के नाम पर रामसर क्षेत्र पड़ा, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, जिसको हम लोग बोलते हैं आर्द्र भूमि, रामसर। तो ये जो ये जगह है, ये कहाँ का जगह है? ये ईरान का जगह है। और आर्द्र भूमि वेटलैंड, वेटलैंड्स। अब देखेंगे ध्यान से कि क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा और कैसे कैसे इसमें आ सकता है। एक तो ये रामसर क्षेत्र कहाँ है? ईरान में। वर्तमान समय में भारत में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है? तो एक डाटा के अनुसार अभी जो है, ये याद रखेंगे, करीब 80 के आसपास है, ये ध्यान रखेंगे। अब कल के डेट में हो सकता है कि बढ़ जाए, कल के डेट में बढ़ जाए। ये तो कुछ नहीं बढ़ेगा ना घटेगा, ध्यान दीजिए यहाँ बोर्ड पे, ये इतना कुछ बढ़ेगा ना घटेगा। रामसर ईरान में है तो ईरान ही होगा, ये वेटलैंड है तो वेटीलैंड्स होंगे, ये याद रखिएगा। ये घट और बढ़ सकता है। और इसमें क्या नहीं घट बढ़ सकता है? 2 फरवरी को वेटलैंड्स डे के रूप में हम लोग मनाते हैं, यानी 2 फरवरी को हम लोग विश्व आर्द्र भूमि दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो सिर्फ क्या घटेगा और बढ़ेगा, सुनने वाली बात है। ये जो जगह है ये बढ़ सकता है और घट सकता है। अब भारत का पहला आर्द्र भूमि क्षेत्र कौन? इसके अतिरिक्त आप कमेंट्स करके बताएंगे। मेरा बताया हुआ है कि बिहार में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी है। एक हम नाम बता दे रहे हैं, एक बेगूसराय का कांवर झील है, बेगूसराय का कांवर झील है। लेकिन इस बार बिहार के 2 और आर्द्र भूमि को शामिल किया गया है। उसका नाम क्या है? मेरा ऑनलाइन ही पढ़ाया हुआ है, वीडियो भी उस पर है, तो उसको आपको देख के कमेंट्स करके बताना है। आप जहाँ से भी देखिए कमेंट्स करके बताएंगे कि बिहार में कुल आर्द्र भूमियों की संख्या कितनी। क्लियर हुआ? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये याद रखेंगे, ये है समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता। अब ये समान नागरिक संहिता क्या है, ध्यान दीजिएगा। समान नागरिक संहिता, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये याद रखिएगा। समान नागरिक संहिता को बोलते हैं, ठीक है। अब ये कॉमन सिविल कोड जो है, कॉमन सिविल कोड, ठीक है, कॉमन सिविल कोड, यूनिफॉर्म अलग होता है, वही का ये है कॉमन सिविल कोड। तो कॉमन सिविल कोड क्या है देखेंगे। सबसे पहले भारत में गोवा में इसको लागू किया गया था, यानी ये पुर्तगालियों के समय ही लागू हुआ था, स्वतंत्रता के पहले ही।
ये पुर्तगालियों के समय ही लागू कर दिया गया था, लेकिन स्वतंत्रता के बाद, ये याद रखेंगे, समान नागरिक संहिता, ये याद रखेंगे, ये स्वतंत्रता के बाद, जिसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूरा वो समान नागरिक संहिता यानी कॉमन सिविल कोड हुआ, तो उसी का एक रूप हो जाएगा यूनिफॉर्म। ये याद रखिएगा, यूनिफॉर्म कहने का मतलब क्या हुआ, यूसीसी कहने का मतलब क्या हुआ, सबके लिए एक समान, सबके लिए एक समान। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद, अगर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर पूछेगा कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पहले कहाँ, तो ये उत्तराखंड में ये विधेयक पारित कर दिया गया है, ये याद रखिएगा। यानी इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये याद रखिएगा। यूनिफॉर्म, जैसे स्कूल में आप गए कि और बच्चा स्कूल में जाता है तो सबके लिए एक ही समान यूनिफॉर्म रहता है ना। आज के डेट में तो 4-4 कर दिया जाता है अलग अलग क्लास का, तो वो अलग चीज़ है। हम लोग तो भाई पढ़े हैं वाइट और ब्लू पे, वाइट और ब्लू ड्रेस रहता था, सबके लिए कॉमन, सबके लिए कॉमन। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब इसकी चर्चा कहाँ की गई, यूसीसी की। तो यूसीसी की जो चर्चा जो की गई है, ये याद रखेंगे, ये यूसीसी की जो चर्चा की गई है, ये चर्चा की गई है अनुच्छेद 44 में, अनुच्छेद 44। और ये कहाँ है, अनुच्छेद 44 डीपीएसपी। डीपीएसपी कहने का मतलब क्या होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये याद रखेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये कहाँ है, ये भाग 4 में है, भाग 4 में है। और अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, अनुच्छेद 36 से 51, ठीक है, 36 से 51। तो ये 44 किस में है, भाग 4 में ही है ना। यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डीपीएसपी, शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी। ये याद रखेंगे, डीपीएसपी। चलिए, तो यूनिफॉर्म सिविल कोड समझ में आ गया, यानी समान नागरिक संहिता ही इसको बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे लिखेंगे, अमेरिका की निजी कंपनी, अमेरिका की निजी कंपनी इंटुएटिव, इंटुएटिव, इंटुएटिव मशीन्स का, इंटुएटिव मशीन्स का मून लैंडर ओडियस, ओडिसियस, मून लैंडर ओडिसियस चंद्रमा की सतह पर उतरा, चंद्रमा की सतह पर उतरा। नेक्स्ट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ईआईयू के, ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2023, ईआईयू के लोकतंत्र सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 167 देशों में 41वां है, 167 देशों में 41वां है। इसके पहले भारत का स्थान 46वां था। तो कितना पायदान सुधार हुआ, इस प्रकार 5 पायदान का सुधार हुआ है। अब ईआईयू के रिपोर्ट के अनुसार पहले स्थान पे कौन है, तो पहला स्थान नॉर्वे, दूसरा स्थान न्यूजीलैंड, तीसरा स्थान आइसलैंड और 167वां यानी अंतिम स्थान अफगानिस्तान। नेक्स्ट, भ्रष्टाचार बोध सूचकांक जो जर्मनी की संस्था ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रति वर्ष जारी की जाती है, 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत का स्थान 180 देशों में 93वां है। अपलोड हो जाएगा, आप लोग इसको जहां छूटेगा आप लोग देखेंगे। 180 देशों में 93वां है। 2023 में 85वां था। इस प्रकार 8 पायदान नीचे चला गया है। 2023 में 85वां था,
इस प्रकार 8 पैदान नीचे चला गया। समझे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है? पहले से तुलना करेगा, कितना पैदान ऊपर कितना पैदान नीचे, ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर हुआ? सबसे कम भ्रष्टाचार वाले देश में पहले स्थान पे डेनमार्क, दूसरा स्थान फिनलैंड, तीसरा स्थान न्यूजीलैंड और सबसे अंतिम स्थान यानी 180वां देश सोमालिया। इसमें 13 विभिन्न मानकों को आधार बनाया गया है या माना जाता है। इसमें 13 विभिन्न मानकों को आधार माना जाता है। चलिए नेक्स्ट। भारत के 2 शहर ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को की क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इस प्रकार भारत के कुल 8 शहर यूनेस्को के क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल हो चुके हैं। नेक्स्ट। लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा, लक्षद्वीप में भारतीय नौसेना का नया नौसैनिक अड्डा INS जटायु स्थापित किया गया है। यह मिनिकॉय द्वीप पर स्थित है। यह मिनिकॉय द्वीप पर स्थापित किया गया है। नाम क्या है? INS जटायु। INS जटायु पहला नौसैनिक अड्डा INS द्वीप रक्षक था। द्वीप रक्षक ये पहला है, ये दूसरा है। यानी लक्षद्वीप में भारत का दूसरा नौसैनिक अड्डा का नाम है INS जटायु, जो मिनिकॉय द्वीप पर स्थित है। और भारत का पहला नौसैनिक अड्डा, इसका नाम है INS द्वीप रक्षक। INS द्वीप रक्षक। नेक्स्ट। 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था। प्रतिवर्ष 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, हमने राष्ट्रीय बोला, हाँ राष्ट्रीय ही बोले हैं, राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया था, जब भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला देश बना था। ऐसे चंद्रमा पर पहुंचने वाला भारत विश्व का चौथा, गुड, और दक्षिणी ध्रुव पे पहुंचने वाला पहला। आगे। चंद्रयान 3 के लैंडिंग स्थल को शिव शक्ति नाम दिया गया। और मान्यता कौन देता है? अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ। तो अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने मान्यता भी दे दिया है। नेक्स्ट। हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए, हैती में फंसे भारतीयों को सुरक्षित वापस लाने के लिए ऑपरेशन इंद्रावती मार्च 2024 में शुरू किया गया था। मार्च 2024 में शुरू किया गया था। नेक्स्ट। भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास, भारत के तीनों सेना, नौसेना, वायुसेना और ठीक है थल सेना, भारत के तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। भारत शक्ति राजस्थान के पोखरण में संपन्न हुआ। नेक्स्ट। भारत और मलेशिया के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास, कभी कभी पूछ देता है कौन सा युद्धाभ्यास है, तो वायु युद्धाभ्यास यानी नौसैनिक है, या फिर स्थल से है, ठीक है, या फिर वायु से है, ये पूछता है कभी कभी क्वेश्चन। तो भारत और मलेशिया के बीच नौसैनिक युद्धाभ्यास समुद्र लक्ष्मण विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ। नाम क्या है? समुद्र लक्ष्मण। अब आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि ये समुद्र लक्ष्मण जो हुआ, ये याद रखेंगे, ये कौन सा संस्करण था? तो ये तीसरा संस्करण था। ये याद रखिएगा, ये तीसरा संस्करण था। लिख लेंगे, ये तीसरा संस्करण था, यानी इसके पहले 2 बार हो चुका। आगे। IBCA यानी इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस,
का मुख्यालय भारत में होगा। IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, IBCA ये बिल्ली की 7 बड़ी प्रजातियों को, बिल्ली परिवार की 7 बड़ी बिल्लियों को संरक्षण के लिए किया गया। इसमें 7 में बड़ी कौन, देख लेंगे कौन कौन, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, ठीक है, हिम तेंदुआ, उसके बाद प्यूमा, जगुआर, प्यूमा, जगुआर, ये याद रखेंगे। ये IBC है और इसका मुख्यालय कहाँ बनाने का ये किया गया, भारत में। क्यों, भारत ही इसका प्रतिनिधित्व कर रहा है। और एक सबसे बड़ी विशेषता क्या है कि ये 7 बड़े प्रजातियों में मैक्सिमम 5 जो प्रजाति है वो भारत में है। आई बात समझ में, नाम देख लीजिए, ऐसे ही देख लीजिए, बाघ, शेर, चीता, तेंदुआ, है ना। उसके बाद ये 4 तो इसी तरह आपको नजर आ रहा है, ये 4 तो इसी तरह नजर आ रहा है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो ये भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो 4 से अधिक, मिनिमम तो 4 है ही, यानी लगभग 7 में से 4 से 5 ये बड़ी प्रजातियों की बिल्ली कहाँ है, भारत में। और भारत इसलिए इस पे तत्पर हो रहा है, ये पर्यावरण को संरक्षित करेगा। जैसे आप बार बार सुने होंगे वन और वन्य जीव प्राणी, वन और वन्य जीव प्राणी, ठीक है। अब इसको तो कर दिया गया है NCERT में भी पढ़ाने के लिए। जब तक ये बैलेंस नहीं होगा तो दिक्कत आएगी, बैलेंस तो रखना पड़ेगा। आखिर मान लीजिए कि ये है तभी ना पर्यावरण अनुकूल रहेगा। अब देख लेंगे हैं, परसों कल का पेपर पढ़ लीजिए, उस पर भी हम अभी लगभग लेकर आएंगे। सबसे ज़्यादा अभी सांस लेने में देख रहे हैं हवा कितनी प्रदूषित हो गई है। तो क्या होगा, पेड़ पौधे कटेंगे, तो पेड़ पौधे कटेंगे तो ये इनका भी नुकसान होगा, नहीं होगा, और फिर सांस लेने में दिक्कत स्वाभाविक है। वो तो एक पार्ट होता है ना, सबका एक आधार है और सब एक दूसरे से जुड़े हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं, इसको ध्यान रखना है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, IBCA इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये याद रखेंगे। चलिए आगे। अब जैसे कुछ क्वेश्चन है जिस पे आप लोग ध्यान दे दीजिएगा कि कैसे फिर चेंज हो सकता है। जो हम पीछे क्लास में पढ़ाए थे उस पर कुछ चेंज होगा। जैसे PTI हो सकता है, CBSE बोर्ड के अध्यक्ष, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। ये नहीं कि सर जो लिखवाएं वहीं, ये अपडेट करना है। जैसे PTI के अध्यक्ष या चेयरपर्सन, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, CBSE के अध्यक्ष, CBI के अध्यक्ष, IB के अध्यक्ष, ये सब आपको हर बार देख के जाना है। ये नहीं कि बस सर जो लिखवा दिए अभी वही होगा, ये 3 महीना पे आपको देखते हुए रहना है। तो कहें सर कहाँ से देखेंगे, हम आपके यहाँ पढ़ने आ रहे हैं, तो आप पेपर पढ़िए, आप पेपर पढ़िए। मेरे यहाँ तो ठीक है पढ़ने आ रहे हैं तो हम आपको सिखा रहे हैं, तभी हम आपको सिखा रहे हैं कि आपको कैसे अपडेट रहना है। इसमें तो नहीं बोले कि इसमें अपडेट रहना है, इसमें तो बोले कि ये तो है, इसमें अपडेट आप हो सकते हैं, 7 से 8 हो सकता है, सोचने का विषय है। मुख्यालय चेंज हो सकता है, लेकिन ये जो है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, ये तो नहीं बदल सकता है। ये थोड़े बदलेगा कि चीता भारत नामीबिया से लाया और दक्षिण अफ्रीका से लाया। हो सकता है कि अभी दूसरे जगह से भी बातचीत चल रही है लाने के लिए, अफ्रीका के कुछ और देश है जहाँ से बातचीत चल रहा है, तो ऐड होते जाएगा। तो इसी तरह यहाँ हम आपको एग्जाम्पल दे के ही समझाते हैं। ये सब आपको हमेशा अपडेट रखना है। चलिए आगे लिखेंगे 2024 में 9वां रायसीना डायलॉग, इस पे पूरा विस्तार से बता चुके हैं। रायसीना डायलॉग पे ये एक तरह से राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर बैठक होती है, ठीक है। इसकी शुरुआत 2016 से है और भारत ही इसका पहल किया था, रायसीना डायलॉग। तो 2024 में जो रायसीना डायलॉग था, ये 9वां रायसीना डायलॉग था, नई दिल्ली में संपन्न हुआ। और इस बार मुख्य अतिथि थे ग्रीस के राष्ट्राध्यक्ष किरियाकोस
मिर्सोतासिस, मिर्सोतासिस, मिर्सोताकिस कर दीजिएगा, मिर्सोताकिस। चलिए आगे, मीरा का नाम पूरा आप लोग देख लेंगे। मीरा क्या है? MIRA। ये रॉबर्ट है जो अंतरिक्ष में पहली सर्जरी करने वाली बनी। हाँ, लिखेंगे मीरा रॉबर्ट के जरिए अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला परीक्षण सफल हुआ। अंतरिक्ष में सर्जरी का पहला सफल परीक्षण हुआ। नेक्स्ट, 7वां हिंद महासागर सम्मेलन 2024 ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ। अब देखिए, हमको बार बार बोलना पड़ता है, आपको समझाना पड़ता है। अब मान लीजिए 25 में एग्जाम दीजिएगा तो ये सब टॉपिक देख के जाइएगा ना, जो बैठक हुआ, जो ये हुआ। अब ये नहीं कि सर पढ़ा दिए इसी को रट रहे हैं। कई बच्चे ऐसे ही करते हैं। हमको समझाना पड़ता है बहुत बारीकी से, आपको सिखाना पड़ता है, क्योंकि पता नहीं मतलब क्या हो गया है कि बच्चा केवल रट रहा है। वो रटने से नहीं चलेगा। आपको जब हम बोले यहाँ पे कि रायसीना डायलॉग, तो हमने 2024 की बात किया रायसीना डायलॉग, ठीक है। 2016 से शुरुआत हुई। ये राजनीतिक और भू आर्थिक, ये चेंज नहीं हो सकता है। 2016 चेंज नहीं हो सकता है। आई बात समझ में? भारत ने इसके लिए प्रयास किया, वो चेंज नहीं हो सकता है। लेकिन अगर 9वां रायसीना डायलॉग देगा तो हो सकता है कि वहाँ 10वां पूछ दे, 10वां पूछ दे, या हो सकता है 7वां पूछ दे, पहले का पूछ दे। तो ये आपको वर्क करना है। हो सकता है मुख्य अतिथि 10वें में कोई और हो, ऐसा थोड़े कि जो 9 में हो। इसके पहले इटली की थी मेलोनी रायसीना डायलॉग में, उसके पहले फ्रांस के भी थे। तो ये सब याद रखना है। ब्रिटेन के भी प्रधानमंत्री, तो ये याद रखिएगा। ये आपको एक एक चीज़ को रोक के हमको समझाना पड़ता है, क्योंकि कुछ कुछ बच्चे ऐसे गलती करते हैं कि मुझे खुद बहुत दुख होता है। कितना मेहनत करके हम कराते हैं और गलती करके आते हैं, इसलिए मुझे रोकना पड़ा यहाँ पे, ठीक है, कि आपको कैसे करना है। समझ में आया? अब मान लीजिए कि 2025 के एग्जाम में बैठे हैं, रायसीना डायलॉग हो गया और वहाँ 10वां है, तो क्या करते हैं? अरे चलो ना सर, तो पढ़ाए ना 9वां में, वही लगा दो, वही होगा। ये कभी नहीं करेंगे। उसको आपको अपडेट खुद रखना है। मेरे यहाँ रहते हैं तो हम खुद अपडेट करते हैं, ठीक है। अगर आप नहीं है तो उसको हम बता देते हैं कि भाई उसको आप ऐसे कर लीजिए। चलिए, अब तो मीरा रॉबर्ट तो चेंज नहीं होगा, जो पहला हो गया। जो इसका नाम रखा गया वो तो चेंज नहीं होगा, तो नाम इसका आप लोग देख लेंगे, लिखेंगे। अब हिंद महासागर पे हम चर्चा किए ना कि हिंद महासागर का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में, ऑस्ट्रेलिया के पर्थ में संपन्न हुआ। इसका थीम क्या रखा गया था? लिख लीजिए, थीम जरूर याद रखेंगे। अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, अस्थाई और सतत हिंद महासागर की ओर, लिखेंगे। हिंद महासागर सम्मेलन की शुरुआत 2016 में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। इसका पहला सम्मेलन सिंगापुर में हुआ था। चलिए, एक ब्रिक्स पे थोड़ा सा हम विस्तार से बात कर ले रहे हैं, और उसी के आधार पे आप लोग G20 और जो लास्ट में जो बताएंगे G7 G20 जो होता है, बिम्स्टेक होते हैं, उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अब क्या ट्रेंड चेंज है। तो हम अभी बात कर ले रहे हैं ब्रिक्स पे। सबसे पहले ये ब्रिक था, सबको मालूम है। इसको ब्रिक्स किया गया 5 देशों का संगठन, ये याद रखिएगा। सुनेंगे पहले ध्यान से, ब्रिक्स। अब इसमें कुल देश कितने हो गए हैं? 10। ज़्यादा हमको जाना नहीं है इसमें। कुल देश कितने हो गए? कुल सदस्य देश, कुल सदस्य देश 10 हो गए। 10 का नाम याद रखना है, ठीक है, 10 का नाम याद रखना है। ब्रिक, पहले ब्रिक था ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। बाद में किसको शामिल किया गया? साउथ अफ्रीका को शामिल किया गया। ब्रिक्स हो गया, ये ब्रिक्स हो गया, ध्यान रखिएगा। अब ध्यान से सुनेंगे कि अभी हाल ही में 2023 में क्या कहा गया कि अब इसमें 5 और देश शामिल हो गए। वो देश का नाम याद रखना है। पहले कौन कौन थे? ध्यान दीजिएगा। पहले ब्राज़ील, रूस, इंडिया और चाइना। 2009 में किसको शामिल किया गया? साउथ अफ्रीका को, साउथ अफ्रीका को। अच्छा, अभी देखिए 2023 में शामिल कर लिया गया। 5 और देशों को शामिल किया गया 2023 में।
बता चुके हैं नाम, लिख लीजिए। मिस्र, इथियोपिया, ईरान, यूएई और सऊदी अरब। ठीक है ये। अब यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ अब जो हर जगह आपको देखने को मिलेगा, तो हमने केवल ब्रिक्स की बात किया, अब वहाँ पे आपको G20 का अलग डाटा वहाँ निकाल के रखना है, G7 का अलग डाटा निकाल के रखना है, ये याद रखिएगा। तो कौन सा डाटा अब आपसे पूछा जा सकता है, कौन सा डाटा पूछा जा सकता है? कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत, तो विश्व की कुल जनसंख्या कितना है इसका, कुल जनसंख्या। अब ये नहीं कि आप लोग G20 का भी यहीं लिख दीजिएगा, हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, 45%। अब देखेंगे कुल भूमि का क्षेत्रफल, भूमि का क्षेत्र कितना, 30%। और जीडीपी का कितना, जीडीपी का कितना, लगभग 18%। ये याद रखिएगा, लगभग 18%। आगे समझ में? ये आपको हर जगह अब कहे कि सर G20 होगा तो G20 का ये डाटा अलग हो जाएगा, G20 का डाटा ये अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा। एक तरीका हम आपको बताएं कि ये आप लोग इग्नोर नहीं करेंगे, चाहे वो G20 हो, ब्रिक्स हो, बिम्स्टेक हो, ठीक है, ऑकस हो, क्वाड हो, ये सारे का इसमें आपको देश के साथ साथ आपको इसमें कुल जनसंख्या, कुल भूमि का क्षेत्र और जीडीपी, आप जितना लेट करेंगे नौकरी लेने में उतना ज़्यादा उसमें से क्वेश्चन, उसी से क्वेश्चन पूछेगा, अलग अलग तरीक़ों से पूछे जाएंगे और अपडेट आपको रहना है, यहीं से क्वेश्चन पूछेगा। अब ये नहीं पूछेगा कितने देश को शामिल किया गया, अब पूछ देगा कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। क्लियर हुआ? ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछे जाने की अब संभावना है। ठीक है, चलिए एक दो क्वेश्चन और लिख ले रहे हैं। गणतंत्र दिवस 2024 मुख्य अतिथि के तौर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन भारत की यात्रा पर आए थे, भारत की यात्रा पर आए थे। इमैनुएल मैक्रोन, इमैनुएल। आगे, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80वां है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत का स्थान 80 है। प्रथम स्थान पे फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, सिंगापुर और स्पेन है। इसमें होता क्या है कि वीज़ा के अलावा भी, यानी वीज़ा नहीं है तो कई देशों में आप इसी तरह जाके भ्रमण कर सकते हैं। ये होता है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का महत्व है। तो प्रथम स्थान पे कितने देश? 6। प्रथम स्थान पे कितने देश हैं? 6। चलिए आगे नेक्स्ट, और आज का अंतिम लिखेंगे। स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। देखिए यूक्रेन नहीं बना, यूक्रेन इतना कोशिश किया लेकिन यूक्रेन नहीं है। स्वीडन और फिनलैंड 31वां है, याद रखिएगा। नाटो पूरा पढ़ा है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये एक सैन्य संगठन है, ये याद रखिएगा। ये क्या है? सैन्य संगठन। ठीक है, तो स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य देश बना। नाटो में क्या है ना कि अगर इसके सदस्य देशों पर कोई अन्य राष्ट्र हमला करता है तो ये लोग क्या करेंगे? एक साथ मिलकर उस पर अटैक करेंगे। आई बात समझ में? तो चलिए, एक मेरा प्रयास रहा कि कम से कम कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने रखे जाएंगे, जनवरी से लेकर सितंबर तक रखे। अगर ये आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो इसको और भी हम अलग तरीके से लेकर आएंगे, यानी और भी आपको इसमें जो भी होगा महत्वपूर्ण प्रश्न जनवरी से लेकर सितंबर तक आपको हम करवाते चलेंगे। ये मेरा पार्ट बाय पार्ट है, आप उसको देख भी सकते हैं। जनवरी का अलग है, फरवरी अलग है, मार्च अलग है, फिर ओवरऑल भी है मेरा, तो उसको भी आप जाके वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए, जितना पढ़ेंगे उतना लिखेंगे और खूब पढ़ेंगे खूब लिखेंगे।